हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक पोएम जिसका नाम है प्रेयर। प्रेयर जो कि लिखी है जी.एम. मैजूर ने और ये कश्मीरी लैंग्वेज में है। जैसे कि आपने सुना होगा, साइबो सच मिचनी वत में हाउतम, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जी.आ. मालिक ने। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शायर खुदा को अपनी उम्मीद और भरोसा कहता है। वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसे अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलाए। शायर अब तक जहालत की ज़िंदगी बता रहा है। वो खुदा से इल्तिजा करता है कि वो उसे इल्म के अमरात से नवाजे। शायर रो रहा है। वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसकी इल्तिजाओं को सुने। वो उससे दुआ करता है कि वो उससे उसकी बुराइयों और तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाए। वो चाहता है कि खुदा उसके हर पल मेहरबान रहे। वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसे सुस्ती और कमज़ोरी से बचाए। वो शक व शुबे की ज़िंदगी नहीं चाहता, इसीलिए वो खुदा से दुआ करता है कि खुदा उसके दिल में जोश व जज्बा और उम्मीद भर दे। शायर अपनी ज़िंदगी में हमेशा काम में लगा रहना चाहता है। वो ऐसी कहानियाँ नहीं गाना चाहता जिससे नींद या सुस्ती आने लगे। वो खुदा से दुआ करता है कि वो उससे हमेशा मुतहरिक और मशगूल रखे। वो सिर्फ ऐसे गीत गाना चाहता है जो मुर्दों में भी जान फूंक दे। वो ऐसे गीत गाना चाहता है जो लोगों में प्यार भर दे। वो ऐसे गीत गाना चाहता है जिससे सब कड़वाहट और नफरत खत्म हो जाए। शायर कहता है कि खुदा ही था जिसने उसके दिल में बिनस्बत की पहली पहली हवाओं की ताजगी भर दी। अब वो नहीं चाहता कि वो कोई नाखुशगवार या तकलीफ देह बात इसके दिल में पैदा हुए जोश को ठंडा कर दे। शायर यहाँ अपने आप को शबनम से तशबीह देता है। शबनम के कतरों को घास के ऊपर पड़े रहना पड़ता है जब तक कि सूरज की पहली किरणें नहीं आती और इन्हें ऊपर उठने की ताकत अता करती हैं। इसी तरह शायर चाहता है कि खुदा उसमें भी ऊपर उठने की ताकत भर दे। वो कहता है कि वो अभी तक शबनम की तरह पड़ा रहा, अब वो सुबह सवेरे की पहली आहट के साथ फूलों की तरह जाग उठना चाहता है। वो सिर्फ खुदा ही है जो उसे उठने की समझ और इल्म अता करेगा। वो कहता है कि अब तक सिर्फ सूरत के लिहाज से ही वो एक आदमी रहा है। आदमी का असल वजूद उसकी इंसानियत से होता है जो अभी उससे बहुत दूर रही है। शायर खुदा से इल्तिजा करता है कि वो उसका इम्तिहान ना ले। वो चाहता है कि खुदा उसकी इंसानी शक्ल को शर्मिंदा न करे। वो चाहता है कि खुदा उसके इंसानी ढांचे में इंसानियत भर दे और सिर्फ तभी वो सच्चे मानों में इंसान बन सकता है। शायर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है क्योंकि उसे दूसरों ने छोड़ दिया है। इसी वजह से इसे महजूर कहते हैं, जिसका माने होते हैं छोड़ा हुआ, या हम कह सकते हैं फरागज़दा। शायर को इस बात की कोई परवाह नहीं कि अगर लोगों ने उसे छोड़ दिया है। वो खुदा से इल्तिजा करता है कि वो उसे न छोड़े अगर जो लोगों ने उसे छोड़ दिया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 2 जिसका नाम है मिरेकल्स। मिरेकल्स को सर वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ लोग किसी मौजज़े के बारे में बहुत उतावले हो उठते हैं। शायर को समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोग समझते हैं कि मौजज़े ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन कभी कभार हो जाते हैं। शायर इस बात से रजामंद नहीं है। इसके लिए हर आदमी और हर चीज़ जो वो अपने इर्द गिर्द देखता है एक मौजज़ा है। वो कहता है कि इस दुनिया में मौजज़ों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। वो किसी भी जगह पर हो, ये मैनहट्टन की गलियां हो सकती हैं जहां से वो गुजर रहा है, उसे मौजज़े दिखाई देते हैं। जब वो मकानों की छतों के ऊपर से नज़र दौड़ाता है और आसमान की तरफ देखता है, उसे मौजज़े दिखाई देते हैं। जब वो समंदर के साहिल पर पानी के अंदर किनारे किनारे नंगे पाँव चला जा रहा होता है, उसे मौजज़े दिखाई देते हैं। जब वो जंगल में दारखियों के नीचे खड़ा होता है, उसे मौजज़े दिखाई देते हैं। जब वो दिन के वक्त किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा हो जिसे वो प्यार करता है। ऐसी जगहों की फहरिस्त जहाँ शायर को मौजज़े दिखाई देते हैं कभी ख़त्म न होने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ शायर को मौजज़े नहीं दिखाई देते।
कुछ एक जगह है जो उसने अपनी नज़म में शामिल की है, वो ये है, वो शाम के खाने के लिए दूसरों के साथ मेज पर बैठा होता है, वो जमीन दोज रेल के डब्बे में बैठा होता है और अपने सामने बैठे हुए मुसाफिरों को देख रहा होता है, वो किसी गर्मी वाली दोपहर से पहले के वक्त में शहद की मक्खियों को अपने छतों के गिर्द मंडलाते हुए देखता है, वो खेत में चल रहे जानवरों को देखता है, वो डूब रहे सूरज की लाजवाब खूबसूरती को देख रहा होता है, वो आसमान में चुपचाप तेज चमकते हुए सितारों को देख रहा होता है, वो बसंती मौसम में नए चांद को देख रहा होता है जो एक लाजवाब नाजुक पतली सी गोलाई बनाए होता है। शायर कहता है कि सभी चीजें जिनका इसने जिक्र किया है इसके लिए एक मौजज़ा है, और बाकी बची चीजें जिनका इसने जिक्र नहीं किया है वो भी इसके लिए एक मौजज़ा है। वो सब के सब मौजज़े हैं, अगरचे वो सभी मौजज़े हैं लेकिन हर एक दूसरे से अलग हैं, हर एक की अपनी अलग पहचान है। कायनात में हर एक की अपनी अलग अलग जगह है, हर एक अपने ही दम पर अहम है। शायर कहता है कि उसके लिए दिन हो या रात हर पल एक मौजज़ा है। कायनात में हर एक मसलत इंच एक मौजज़ा है। धरती के बारे में भी यही बात लागू होती है, धरती के अंदर हर एक फिट के बारे में भी यही सच्चाई है। शायर के लिए समंदर एक लगातार रहने वाला मौजज़ा है, वो मछलियाँ जो समंदर में तैरती हैं, सभी चट्टानें, लहरों की रफ्तार, सभी जहाज और उनमें सवार सभी लोग मौजज़ों से कम नहीं हैं। शायर कहता है कि उनसे बढ़कर कोई दूसरा मौजज़ा हो ही नहीं सकता। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 3, व्हेन यू आर ओल्ड। व्हेन यू आर ओल्ड लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शायर अपनी महबूबा से कहता है कि वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो हर वक्त नींद और थकावट महसूस किया करेगी, वो आग के नज़दीक बैठा रहा करेगी और नींद में उसका सर झुकता रहेगा। शायर कहता है कि उसकी महबूबा को तब उसकी नज़मों वाली किताब उठा लेनी चाहिए, उससे उन नज़मों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए और उनके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। वो उससे शायर के सच्चे प्यार के बारे में याद दिलाएंगी। शायर कहता है कि उसकी नज़में उसकी महबूबा को उसकी जवानी वाली खूबसूरती के बारे में याद दिलाएंगी, तब उससे उनके नाजुक निगाहों की याद आया करेगी जो कभी उसकी हुआ करती थीं। उसे याद आएगा कि उसकी आंखें कितनी नशीली और सुरमई हुआ करती थीं, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो ये सब चीज़ें एक बीती हुई बात हो जाएगी। शायर कहता है कि उसकी महबूबा को अपने बुढ़ापे में अलग अलग चाहने वालों की असलियत का पता चल जाएगा। उसे महसूस हो जाएगा कि ऐसे कई नौजवान थे जो उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती से प्यार करते थे, वो उसकी खुशी भरी खूबसूरती के लम्हों से प्यार करते थे, वो उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार करते थे, और उनका प्यार सच्चा या झूठा भी हो सकता था। शायर कहता है कि उन नौजवानों में सिर्फ एक ही ऐसा था जो उसकी पाक रूह से प्यार करता था। दूसरे लफ्ज़ों में शायर उसकी सीरत की खूबसूरती से प्यार करता था, न कि उसके बदन की खूबसूरती से। वो न सिर्फ उसकी खुशी भरे खूबसूरती के लम्हों से प्यार करता था, बल्कि उसके बूढ़े हो रहे चेहरे के दुखों से भी प्यार करता था। शायर ये कहना चाहता है कि उसका अपनी महबूबा के लिए प्यार सच्चा और मुस्तकिल था। वो उसकी उम्र और खूबसूरती का ख्याल किए बिना उसकी सीरत से प्यार करता था। शायर उस वक्त का अंदाज़ा लगाता है जब उसकी महबूबा बूढ़ी हो जाएगी और वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब उसकी नज़में उसकी महबूबा को उसके सच्चे प्यार की याद दिलाएंगी। वो चूल्हे के पास बैठे ही रहा करेगी और शायर के लिए उदास हुआ करेगी, जिसके प्यार को उसने कभी कबूल ही नहीं किया था। उससे वफात पा चुके शायर की किस्मत पर उदासी महसूस करेगी। शायर कहता है तब तक उसकी रूह उड़कर पहाड़ों से बहुत ऊंचा चली जाएगी और वहाँ खुद को सितारों के पीछे छुपा लेगी। आखिरी दो लाइन्स का अलग अलग मतलब भी निकाला जा सकता है।
महबूब को अपने बुढ़ापे में महसूस हो जाएगा कि जो लोग उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार करते थे वो अब उसे पूरी तरह से भूल गए हैं। उनका प्यार उड़ गया या ख़त्म हो गया था और अब सितारों में जाकर खो गया था। सिर्फ एक ही आदमी जो उसके अंदर की ज़ाहिर जैसी रूह से प्यार करता था, वो अब भी उसके बुढ़ापे में उससे प्यार करता था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू 3000। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 4 जिसका नाम है स्पीक अप। स्पीक अप लिखी है फैज़ अहमद फैज़ ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये नज़म 1941 मीन्स 941 से पहले लिखी गई थी। तब भारत अंग्रेजी हुकूमत के महत्व था। अंग्रेज़ बहुत जालिम हुक्मरान थे। उन्होंने गरीब भारतीयों को बुरी तरह से दबा कर रखा हुआ था। लोग डर की ज़िंदगी बसर करते थे। उनमें अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी। इस नज़म में शायर अपने लोगों को जगाते हुए कहता है कि वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो उनके दिलों में हौसला भरने की कोशिश करता है। शायर अपने मुल्क के लोगों को पुकारता है और कहता है कि वो उनकी बातों को कह दें जो वो कहना चाहते हैं। उनके पास अपने होंठ हैं। उन्हें बोलने के लिए दूसरे से होंठ उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके बदन ऊपर को सीधा खड़े हैं। शायर के कहने का मतलब है कि वो इंसान हैं और बोलने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ इंसान ही होते हैं जिनके बदन ऊपर को सीधे खड़े रहते हैं। कोई भी जानवर ऐसा नहीं होता जिसके बदन ऊपर को सीधा खड़े रहने वाला हो, और किसी भी जानवर के पास बोलने की ताकत नहीं होती। इस तरह शायर अपने वतन के लोगों को ये महसूस करवाना चाहता है कि खुदा ने उन्हें बोलने की ताकत दी है, इसीलिए उन्हें वो बातें ज़रूर बोल देनी चाहिए जो बोलना चाहते हैं। और उनके पास एक रूह भी है जिसकी आवाज़ उन्हें ज़रूर सुननी चाहिए, और उन्हें वो बातें बोल देनी चाहिए जो उन्होंने डर की वजह से अपने दिलों में छुपा कर रखी हुई हैं। यहाँ शायर एक ऐसी ज़बान में बात करता है जो ज़ाहिरी तौर पे अलामती है। वो लोहार खाने, भट्टी, लपटों, तालों और जंजीरों की अलामत का इस्तेमाल करता है। इन अलामतों के मानों को समझना मुश्किल नहीं है। लोहार खाना, भट्टी वो जदोजहद है जो कि भारत की आज़ादी के लिए चल रही है। तंदूर या भट्टी वो गर्मी है जो कई शहीदों की मौत से पैदा हुई है। लपटें मुखालिफ की वो आवाज़ें हैं जो हर जगह से उठनी शुरू हो गई हैं। ताले और जंजीरें ज़ाहिरी तौर पर गुलामी की अलामतें हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें आज़ादी के सिपाहियों की भट्टी में पिघला दिया जाए। इन अलामतों के ज़रिए शायर जो बात कहना चाहता है वो ये है कि आम लोगों को भी इस जदोजहद में शामिल होना चाहिए और अंग्रेज़ हुक्मरानों के हाथों किए जा रहे ज़ालिमाना सलूक के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। गुलाम के ताले और जंजीरें पहले ही पिघलनी शुरू हो गई हैं। शायर अपने वतन के लोगों को पुकारते हुए कहता है कि अपने मुंह खोलें और बोल दें, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। वो कहता है कि वक्त गुजरता जा रहा है। लोहार खाने की भट्टी अभी बहुत गर्म है और इन्हें लोहे के गर्म रहते हुए ही इस पर चोट लगा देनी चाहिए। अगर ये एक बार ठंडा पड़ गया तो पहले जितना ही सख्त हो जाएगा। गुलामी के ताले और जंजीरें न टूट सकने वाली हो जाएंगी। शायर कहता है कि सच्चाई अभी मरी नहीं है। हर कोई जानता है कि इंसाफ क्या है और बेइंसाफी क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। इसीलिए सभी को बोल देना चाहिए और कह देना चाहिए जो इन्हें कहना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू 3000। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 5 स्नोड्रॉप। स्नोड्रॉप को लिखा है टेड ह्यूज ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्नोड्रॉप यानी गुल महताब या गुल चांदनी, सफ़ेद फूल वाला एक
पौधा होता है। इसमें फूल तब लगते हैं जब सर्द हवाएं चल रही होती हैं और ज़मीन बर्फ़ से ढकी होती है। शायर यहाँ गुल महताब को खौफनाक सर्दी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो इस मौसम में कुदरत के बहुत ही बेरहम और बेमेहर पेश करता है। शायर बहुत मुख्तसर तौर पर जिक्र करता है कि किस तरह सर्द मौसम अनगिनत जानदार चीज़ों की हरकतों को महदूद कर देता है। इनमें से कुछ तो लगभग मौत के करीब पहुंच जाते हैं। सभी जानदार अशिया, खुसूसन परिंदे, अब पहले की तरह इधर उधर फुदकते और उड़ने के काबिल नहीं रहते हैं और अपनी अपनी जगहों में ही महदूद होकर रह जाते हैं। शायर इस नज़म में कहता है, सर्द मौसम है, बर्फ़ की खौफनाक सर्दी की वजह से पूरी ज़मीन सिकुड़कर ठोस हो गई है। शायर ने शायद गुलूब लफ्ज़ का इस्तेमाल गुल महताब के फूल के लिए किया है, जिसका सिर गोल होता है। सर्द तरीन मौसम ने इस फूल के सिर को भी सख्त बना दिया है। शायर एक चूहे को देखता है और उसकी दुखी हालत की तरफ ध्यान देता है। खौफनाक सर्दी ने इस बेचारे जानवर की दिल की धड़कन को धीमा कर दिया है। अब वेजल का मतलब हो गया नेवले जैसा जानवर। अब वेजल और कौवे की हालत भी कोई बेहतर नहीं है। खौफनाक सर्दी की वजह से वो ऐसे लग रहे हैं मानो वो किसी पीतल के सांचे में डाल कर रखे गए हों। ठिठुरा देने वाली सर्दी ने उनकी हरकतों को बहुत महदूद करके रख दिया है। वो खुले आसमान के नीचे मुश्किल से ही कोई हरकत कर सकते हैं। जो भी थोड़ी बहुत हरकत वो करते हैं वो सिर्फ अंधेरे में ही होती है, क्योंकि अब दिन के वक्त भी अंधेरा ही बना रहता है। सूर्य मुश्किल से ही कभी दिखाई देता है। इतनी सर्दी की वजह से बेचारे जानवर अपने होश व हवास में नहीं रहते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या करें और अपने लिए पनाह की जगह कहाँ ढूंढें। वो दूसरे जानदार चीज़ों को मरते हुए देखते हैं और इन्हें डर लगने लगता है कि वही बात कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। अब शायर गुल महताब यानी स्नोड्रॉप की तरफ देखता है और उसकी बात करने लगता है। इससे वो एक मादा के तौर पर पेश करता है, क्योंकि इंतहाई सर्दी में भी इसमें फूल पैदा करने की हैरान कुन सलाहियत होती है। गुल महताब जिंदा रहने की एक बेमिसाल कुव्वत का मुजाहिरा करता है। इतनी सर्दी के बावजूद भी ये अपने मकसद को हासिल करना जारी रखता है। ये भारी बर्फ के अंदर से भी अपने तने को ऊपर धकेलने की कुव्वत रखता है। इस सर्दी के माहौल में ये इतना ही जालिम लग रहा है जितना कि इस महीने के सितारे। शायर के कहने का मकसद शायद ये है कि इस कदर शदीद सर्दी के माहौल में भी गुल महताब और सितारे अपनी दिलकशी और खूबसूरती खो बैठे हैं और देखने वाले के दिल में कोई जज्बा पैदा ही नहीं कर पाते हैं। गुल महताब अपना सर नीचे लटकाए हुए है, मानो ये पीतल जैसी किसी भारी धात का बना हो। इस तरह शायर सर्द मौसम में कुदरत की बेरहमी और बेरुखी का मंजर पेश करता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू 3000। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइम नंबर 6, जिसका नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 लिखी है कमला दास ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस नज़म के पहली 5 लाइन्स में शायरा को वो दिन याद आता है जब वो अपनी माँ के घर से कार में सवार होकर चीन जा रही थी, जहाँ से उसने एक फ़्लाइट पकड़नी थी। शुक्रवार की सुबह थी और उसकी माँ भी इसके बगल में बैठी हुई थी। वो शायरा को अलविदा कहने के लिए हवाई अड्डे पे जा रही थी, लेकिन जब शायरा ने अपनी माँ को देखने के लिए उसकी तरफ अपना सर घुमाया तो उसने देखा कि उसकी माँ ऊँघ रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसका चेहरा एक मुर्दे के चेहरे जैसा बहुत ही पीला लग रहा था। एक तकलीफदेह ख्याल शायरा के मन में आया। इससे महसूस हो गया कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। इस नज़म में
5 से 10 तक की जो लाइन्स है, इनमें शायरा ने अपनी माँ के पीले पड़े हुए और बूढ़े चेहरे का ख्याल को अपने मन से निकाल दिया। वो बाहर की तरफ उगे हुए छोटे छोटे दालखियों को देखने लगी जो कि तेज रफ्तार से दौड़ते हुए लग रहे थे। वो उन बच्चों को देखने लगी जो खुशी में अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे। आखिर वो हवाई अड्डे पर पहुंच गई और शायरा ने अपनी सिक्योरिटी जांच करवाई। अब उसने कुछ गज दूर खड़ी हुई अपनी माँ की तरफ एक बार फिर से देखा। ये बात ध्यान देने के काबिल है कि शायरा ने कार में आते दौरान अपनी माँ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था और अब भी वो एक दूरी पर खड़ी उसकी तरफ सिर्फ देखती ही रही। शायद ये इस बात का एक अफसोसनाक अक्स है कि आजकल के जवान लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए कितने बेपरवाह हो गए हैं। इस नज़म की 10 से 14 लाइन्स में शायरा कहती हैं कि अपनी सिक्योरिटी जांच के बाद शायरा ने अपनी माँ की तरफ देखा जो कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी थी। माँ बहुत पीली और कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा सर्द मौसम के आखिरी दिनों वाले चांद की तरह हल्का पीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा था। शायरा ने अपने बदन में एक पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। ये दर्द उसी तरह का था जो वो अपने बचपन में महसूस किया करती थी जब उस पर कोई डर छाया हुआ था। फिर भी उसने अपनी माँ से कोई लफ्ज़ न कहा। उसने सिर्फ इतना ही कहा, तुमसे फिर जल्दी मिलूंगी। सिर्फ जो काम उसने किया वो ये था कि वो मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। ये आखिरी लाइन्स इस ख्याल को जाहिर करती हैं कि जवान लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए हमदर्दी तो महसूस करते हैं लेकिन उसे मुनासिब ढंग से जाहिर नहीं करते। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 7 एन इवनिंग वेट विथ रेन। एन इवनिंग वेट विथ रेन लिखी है वेड पॉल डीप ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी शाम है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज गीली हो चुकी है। शायर एक गली में से चला जा रहा है। इसके साथ एक दूसरा साथी भी है। इसका दिल चाहता है कि उसका साथी प्यार से इसका हाथ पकड़ ले। शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमजोर हो चुके हैं। इसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है जो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए वो फैसला नहीं कर पाता है कि इसे चलना बंद कर देना चाहिए या चलते चलते रहना चाहिए। हवा के साथ हिचकुले खाते हुए। बारिश की वजह से हर चीज गीली हुई पड़ी है। खिड़कियां, दरवाजे और घर के साइबान सभी गीले हुए पड़े हैं। शायर को कुछ दूरी पर एक बरगद का दरख्त दिखाई देता है। ठंडी ठंडी हवाएं इसके पत्तों को हिला रही हैं। शायर के कोट का कॉलर भी बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो गया है। सभी तरफ खामोशी छाई हुई है। शायर को अपने पैरों में सर्दी महसूस हो रही है। इसके जूतों में से पानी रिस रहा है। अपनी आंखों में भी वो भारीपन महसूस कर रहा है। ये भारीपन नींद या बुखार की वजह से हो सकता है। धरती पर फिसलन बन आई है। वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खड़ा हुआ जा सके और खुद को बारिश से बचाया जा सके। शायर दिमागी तौर पर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। वह ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ वो बैठ सके और थोड़ा आराम कर सके। शायर कहता है कि उम्मीदों के खो जाने से उसकी जिंदगी शाम सियाह हो गई है। उसके कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच गया है। इसीलिए कोई उम्मीद नहीं बची है। इससे उसका बुढ़ापा अंधेरे से भर गया है। इसके दिमाग में नाउम्मीदी के बादल गिराए हैं। शायर आंसू बहाने लगता है जब उसे अपने बुढ़ापे में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसका साथी जो शायद उसकी बीवी है
वो भी नाउमीदी की हालत में है। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसे अपने साथ साथ लिए जा रही है। शायर को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह वो अपने आंगन में अकेला खड़ा हुआ करता था। हवा की लहरें कहीं से करताल बजने की आवाज़ लिए आई थीं। शायर ये सोचकर उदास हो जाता है कि बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते। उसे उस वक्त को वापस बुलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता जो बीत चुका है और जो जा चुका है। इन आखिरी लाइनों में शायर रात के आने का जिक्र एक शायराना अंदाज से करता है। वो कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है। आम लफ्जों में शाम अपनी जगह रात को देने जा रही है। ऐसा लगता है मानो आसमान के पाँव धरती को आहिस्ता आहिस्ता से प्यार से छूने लगे हों। तालाब किनारे उगे हुए दरखियों के सायों ने हिलना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है मानो ये काले तालाब में आराम करने चले गए हों। गुजरते हुए एक बादल ने अपनी परछाई पहाड़ पर डाल दी है। शायर कुछ घरों में बिजली की रोशनियां जलती हुई देखता है। वो सोचता है कि इन घरों में कोई न कोई हरकत जरूर चल रही होगी। चांदनी चांद की गोलाई को पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए लग रही है। ये सतरें शायर की अंदरूनी हाल में बाहर दुनिया में मुकाबलतन फ़र्क को जाहिर करती है। शायर की अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी या रोशनी नहीं है। वो अपने घर के बारे में नहीं सोचता है और उसे वहाँ पहुँचने की कोई जल्दी नहीं है। उसका ठिकाना रास्ते के किनारे पर बनी हुई एक मामूली सराय है जहाँ सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा है। यही टिमटिमाता हुआ दिया शायर का इंतज़ार कर रहा है जो कभी भी बुझ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू 3000। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोइम नंबर 8 जिसका नाम है द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन। द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन लिखी है ओगडेन नैश ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बेलिंडा नाम की एक औरत एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। उसके पास कुछ पालतू जानवर थे। उनमें एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा, सिल्टी रंग का एक छोटा सा चूहा, पीले रंग का एक छोटा सा कुत्ता और एक छोटा सा ड्रैगन शामिल थे। उसके पास एक छोटी सी लाल गाड़ी भी थी। बेलिंडा ने बिल्ली के छोटे बच्चे का नाम इंक रखा हुआ था। वो नन्हे सिलीटी रंग के चूहे को ब्लिंक करके बुलाया करती थी। नन्हे पीले कुत्ते को मस्टर्ड का नाम दिया गया था। छोटे ड्रैगन को बुज़दिल माना जाता था। उस औरत ने उसका नाम कस्टर्ड रखा हुआ था। उस ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड था के बड़े बड़े तीखे दांत थे। उसके सर पर नोकीली कीलें थी और उसकी छाती पर फिल्मस नमा छालें थी। उसका मुंह मानो एक भट्टी था। उसकी नाक एक चिमनी जैसी दिखाई देती थी जिसमें से धुआं निकल रहा हो और उसके पैरों के उंगलियों पर सचमुच छुरे बने हुए थे। बेलिंडा देखने में एक मोटे रीछ के जैसे बदन वाली लगती थी और वो अपनी बहादुरी का दावा करती रहती थी। इंक और ब्लिंक डेंगे मारा करते थे कि वो शेरों का पीछा करके उन्हें सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं। मस्टर्ड कहता था कि वो इतना ही बाहिम्मत था जितना कि गुस्से से भरा हुआ कोई चीता। लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो कभी भी कोई दावा नहीं करता था। वो अपनी मालिकन से सिर्फ एक अच्छा और महफूज पिंजरा मांगता था। बेलिंडा हमेशा बेचारे कस्टर्ड यानी ड्रैगन को बेरहम तरीके से सता रही थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसे गैर तहजीब याफ्ता तरीके से पर्सवील कहकर बुलाया करते थे। उनके कहने के मायने ये थे कि पर्सवील की तरह कस्टर्ड भी उम्र में बड़ा हो जाने के बावजूद अपनी आदतों में एक बच्चे जैसा था। वो सभी छोटी सी लाल गाड़ी में बैठे हुए थे और ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे।
जो उनके ख्याल में डरपोक था। बेलिंडा इतना हंसी कि जिससे पूरा घर ही हिलता हुआ मालूम हो रहा था। ब्लिंक नाम का वो चूहा अपने ही गैर तहजीबी याफ्ते तरीके से हंस रहा था। बेचारा कस्टर्ड रो रो कर सिर्फ एक अच्छे महफूज पिंजरे की ही मांग कर रहा था। उस पर इंक और मस्टर्ड उससे मकाराना अंदाज से पूछने लगे कि उसकी उम्र कितनी थी। उनके कहने के मायने ये थे कि अगरचे ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो चुका था, फिर भी वो बुज़दिलाना और बचकाना हरकतें कर रहा था। बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने अचानक एक नाखुशगवार आवाज़ सुनी। इस आवाज़ को सुनकर मस्टर्ड घुर्राया और चारों तरफ देखने लगा। बेलिंडा और इंक भी चिल्ला उठे क्योंकि उन्होंने एक डाकू को खिड़की में से अंदर आते हुए देखा था। डाकू ने अपने बाएं हाथ में एक पिस्तौल पकड़ रखी थी और दूसरे पिस्तौल को अपने दाएं हाथ में पकड़ रखी थी। उसने अपने दांतों में एक छोटी सी कटार भी दबा रखी थी। इसकी दाढ़ी काली थी और इसकी एक टांग लकड़ी की बनी हुई थी। ये बात साफ थी कि डाकू का इरादा कोई अच्छा नहीं था। वो वहाँ किसी बुरे मकसद से ही आया था। डाकू को देखकर बेलिंडा डर से पीली पड़ गई। मस्टर्ड ने डर से भरी एक चीख लगाई और वहां से भाग गया। एक चुपचाप घर की चीजों के नीचे छुप गया। उस नन्हे चूहे ब्लिंक ने यही बेहतर समझा कि वो अपने बिल में ही छुपा रहे, लेकिन कस्टर्ड छत से नीचे कूदकर खड़ा हो गया। वो एक इंजन की तरह फुंकार रहा था। उसने अपनी पूंछ को गुस्से में इधर उधर पटका। उसने ऐसी आवाजें की मानो किसी कैद खाने में लोहे की जंजीरों में कसा हुआ कोई कैदी चला रहा हो, और वो डाकू पर इस तरह झपटा जैसे कि कोई रॉबिन मीनस परिंदा एक कीड़े पर झपटता है। डाकू मुंह फाड़े हुए बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता रहा और उसके अलावा कुछ न कर सका। उसने अपनी जेब से शराब की एक बड़ी बोतल निकाली और उसमें से थोड़ी सी शराब लेकर जल्दी से पी गया। फिर उसने अपनी पिस्तौलों से 2 गोलियां चला लीं, लेकिन वो ड्रैगन को न लगी। कस्टर्ड ने डाकू को कसकर पकड़ लिया और ललचाते हुए उसे पूरे का पूरा खा गया। जब उसने डाकू को मारा तो बेलिंडा ने प्यार से कस्टर्ड को गले लगा लिया और मस्टर्ड उसे चाटने लगा। किसी ने भी उस डाकू के लिए कोई गम जाहिर न किया जो ड्रैगन का शिकार बन चुका था। बहुत खुश होकर इंक और ब्लिंक ड्रैगन के चारों तरफ नाचने लगे जिसने डाकू को मार डाला था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो नन्हा कुत्ता मस्टर्ड कुछ बोलने लगा। वो कहने लगा कि अगर वो उलझन में न पड़ा हुआ होता तो वो कस्टर्ड से दुगना बहादुर साबित हो सकता था। इंक और ब्लिंक ने भी वैसा ही कहा। वो भी कहने लगे कि कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर साबित होते अगर वो उलझन में न पड़े होते। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को अपनी बहादुरी के बारे में डेंगे मारते हुए सुनकर कस्टर्ड फिर पहले की तरह खामोश होकर सुकून से बैठ गया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो पूरी तरह मानता है कि हर एक जानवर उससे ज्यादा बहादुर था। आखिरी 2 स्टिंजाज में पहले और चौथे स्टिंजा को सिर्फ दोहराया गया है। इनसे ये पता चलता है कि आदतें मुश्किल से ही छूटती हैं। डाकू से उनकी मतभेद होने के बावजूद भी किसी ने कोई सबक हासिल नहीं किया। सब चीजें अब भी वैसी ही हैं जैसे वो हमेशा ही रहती थी। बेलिंडा अब भी अपने छोटे से सफेद घर में रह रही है। वो अपनी काली बिल्ली के नन्हे बच्चे, अपने छोटे से स्लेटी रंग के चूहे, अपने नन्हे पीले कुत्ते, अपनी छोटी सी लाल गाड़ी और अपने नन्हे पालतू ड्रैगन के साथ रह रही है। वो अब भी रीछ की खाल के बने कपड़े पहनती है और खुद को बहुत बहादुर मानती है। इंक और ब्लिंक अब भी दावा करते हैं कि वो शेरों का पीछा करके उन्हें सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं। मस्टर्ड दावा करता है कि वो उतना ही बहादुर है जितना गुस्से में आया हुआ कोई चीता होता है, और आज भी बेचारे कस्टर्ड की कोई परवाह नहीं करता है।
वो अब भी एक अच्छे महफूज पिंजरे के लिए इल्तिजा करता रहता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 9 जिसका नाम है लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून लिखी है D.H. लॉरेंस ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक उस्ताद क्लास में अपने शागिर्दों के सामने बैठा हुआ है। वो बहुत थकान महसूस कर रहा है और घंटी के बजने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उस्ताद अपनी तशबिया एक शिकारी से और अपने शागिर्दों यानी तालिब इल्मों की तशबिया शिकारी कुत्तों से देता है। शिकारी कुत्ते काफ़ी वक्त से अपने पट्टे खींच रहे हैं और उन्हें तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद अपने तालिब इल्मों को बेकाबू शिकारी कुत्तों का नाम देता है। उसके लिए उन्हें एक शिकार यानी क्वारी के पीछे छोड़ना नामुमकिन लग रहा है क्योंकि उन्हें शिकार से नफरत है। यहाँ क्वारी लफ्ज़ के दो मानों में इस्तेमाल किया गया है। इसके एक माने वो जानवर है जिसका शिकार किया जा रहा है। इसके दूसरे माने वो खान है जहाँ से संगमरमर वगैरह पत्थर भारी मकदार में खोद कर निकाला जाता है। उस्ताद के कहने का मुद्दा ये है कि उसके शागिर्द इल्म के खजाने को टटोलने से गरेज करते हैं, जिस तरह कुछ बेकाबू शिकारी कुत्ते अपने मालिक के लिए किसी जानवर का शिकार करने से इनकार कर दें। उस्ताद कहता है कि अब वो उन्हें और ज़्यादा मजबूर करने और फुसलाने का काम नहीं कर सकता। उस्ताद अपने सामने डिस्कों के ऊपर खुली किताबें पड़ी हुई देखता है। वो जानता है कि तालिब इल्मों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए उन किताबों को देखने से उससे गुस्सा आता है। वो कहता है कि उनकी शक्लों को वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके सामने होमवर्क की 60 कापियाँ भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये इससे जांचने और ठीक करने को दी गई हैं। तालिब इल्मों ने अपना होमवर्क बहुत गंदे और भद्दे ढंग से किया हुआ है। उस्ताद सब हालात से तंग आ चुका है। जो काम वो कर रहा है उसमें उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इससे या उसके तालिब इल्मों का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। उस्ताद की समझ में नहीं आता है कि इस बेकार के पढ़ाने या पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है। इन लाइन्स में शायर अपने उस पक्के फैसले को बयान करता है जो उसने ले लिया है। वो कहता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की कुव्वत और ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा। अपनी उस कुव्वत को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और उसका इस्तेमाल वो अपनी रूह में एक मशाल को रोशन करने में लगाने का इरादा रखता है। ये मशाल बेरुखी के उस पूरे कूड़े करकट को ये मशाल जला कर राख कर देगी जो उसे अपने तालिब इल्मों की तरफ से हासिल हुआ है। अपनी ज़िंदगी की सड़क के ऊपर से वो अब उनकी बेइज्जती को गुजरने नहीं देगा और न ही सज़ा की शक्ल में उनसे कोई राहदारी वसूल करेगा। दूसरे अल्फाज में वो अब के बाद उनसे की जाने वाली किसी भी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही बदले में इन्हें कोई सज़ा देगा। शायर ये पक्का इरादा जाहिर करता है कि वो उन सब बातों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी रूह और अपनी ताकत को इस बेकार काम में ज़ाया नहीं करेगा। अब वो उन सब गलत कामों की ज़रा भर भी परवाह नहीं करेगा जो उसके तालिब इल्म करते रहते हैं। उस्ताद देखता है कि उसके तालिब इल्मों को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसे अपने पढ़ाने या उनके पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। ये उन दोनों के लिए वक्त और कुव्वत की बर्बादी ही है। इस तरह का पढ़ना और पढ़ाना ज़ाया हो रहा है। इसीलिए उस्ताद ने एक फ़ैसला ले लिया है। उसने फ़िक्र करना छोड़ दिया है। अब उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि तालिब इल्म किसी मौजू मिसाल के तौर पे एक कुत्ता पर कुछ सतरें लिख सकते हैं या नहीं। दरअसल इससे उस्ताद और तालिब इल्म में से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी
उस्ताद से ये उम्मीद की जाती है कि वो तालिब इल्मों पर अपना पूरा ध्यान लगाए। लेकिन ऐसे आदमी का कैसे कोई ध्यान रख सकता है जो ध्यान रखवाना ही नहीं चाहता। इसीलिए उस्ताद ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है। वो ऐसे तालिब इल्मों को पढ़ाना नहीं चाहता और ना ही वो उन्हें अब पढ़ाया करेगा। तालिब इल्म सीखना नहीं चाहते और ना ही सीखेंगे, ये सब बिल्कुल ज़ाहिर है। इसीलिए उस्ताद अपनी कुव्वत अपने लिए संभाल कर रखना चाहता है। उससे वो उसी तरह इस्तेमाल करेगा जैसे वो चाहेगा। तालिब इल्म अपनी कुव्वत अपने लिए संभाल कर रख सकते हैं, इसे वो जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्ताद और तालिब इल्मों में से किसी को भी ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सर एक दूसरे की दीवार के साथ टकराएं। ये फैसला करने के बाद उस्ताद क्लास में बैठ जाता है और आखिरी घंटी के बजने का इंतज़ार करने लगता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।